Hello everyone. Welcome to part 2 of your chapter number 2 of class 12 that is electrochemistry। और इस पार्ट के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और उसको अप्लाई करके हम चेक करेंगे कोलराश लॉज पे और ये देखेंगे कि किस तरीके से ये कंडक्टिविटी को इफेक्ट करता है। इस पर्टिकुलर चैप्टर को 5 पार्ट्स में मैं रिलीज करूंगी जिसमें से फर्स्ट जो इसका पार्ट था कंडक्शन वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और आज हम इसके सेकंड पार्ट कंडक्टिविटी ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फोर्थ पार्ट में इलेक्ट्रोलिटिक सेल और फिफ्थ पार्ट में हम बैटरीज टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से वीक या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ डाइल्यूशन का भी इफेक्ट पड़ता है आपकी कंडक्टिविटी के ऊपर। देखो, डाइल्यूशन वर्ड का क्या मतलब होता है, आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को कंसीडर करिए। सबसे पहले यहाँ पे एक बीकर लिया गया है जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है। जब इस सॉल्यूशन को इसके प्योर फॉर्म में लिया जाएगा, मतलब इसके अंदर वाटर की क्वांटिटी मिनिमम टू मिनिमम होगी, ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में जब आप वाटर का एडिशन कर देते हो तो आप अपने सॉल्यूशन को बना देते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब इसका जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज डाइल्यूशन। सो जब आप डाइल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो एक तरीके से आप कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये टर्म के अंदर क्लैरिटी चाहिए कि डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे के एंटी टर्म्स हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट टर्म्स हैं। तो क्वेश्चन अब ये है आपके पास कि क्या होगा जब आपने डाइल्यूशन कर दी। क्या आपकी कंडक्टेंस उतनी ही रहेगी, आपकी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, ये सारी टर्म्स हमने पार्ट 1 में क्लियर की हैं। इन सब के ऊपर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, सॉल्यूशन में पानी मिला देने का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप एक बात क्लियर कर लीजिए पहले ही, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी डिस्कस की है, कि जैसे ही आपके नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, ग्रेटर हो जाते हैं, वो आपकी कंडक्टेंस को भी बढ़ा देता है। बिकॉज जितने आयंस होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पाएगा एंड हेंस जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जब भी आप डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन करने पे आप वाटर का एडिशन कर रहे हैं। नाउ वाटर जो है वो सेल्फ आयोनाइज हो जाता है एंड इट प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। तो पहले जो आपने उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है उसके अपने आयंस थे कुछ, अब आपने वाटर डाल दिया, वाटर के और ज्यादा आयंस हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस अब इंक्रीज हो गए। सो मोर आर द नंबर ऑफ आयंस, हेंस योर कंडक्टेंस इंक्रीजेस। तो डाइल्यूशन पे जनरली आयंस बढ़ते हैं और आपकी जो कंडक्टेंस है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। Electrolytic conductance decreases with increase in concentration and increases with increase in dilution। देखो, डाइल्यूशन बढ़ाई तो कंडक्टेंस बढ़ी, और मैंने आपको बोला डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन का ऑपोजिट है। तो अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन घटने का मतलब डाइल्यूशन का बढ़ना, so concentration decreases, dilution increases, hence ions increases and your conductance increases। तो ये रिलेशनशिप है आपका जो ओवरऑल यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अब हमें ये चेक करना है कि डाइल्यूशन का आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो थी उसको हमने कापा जो वर्ड था उससे डिनोट किया था, और हमने अभी समझा है कि जब आपकी डाइल्यूशन हो गई, डाइल्यूशन होने का मतलब है जब आपका वाटर का क्वांटिटी बढ़ गया तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई। तो कॉन्सेंट्रेशन के घटने पे बेसिकली आपकी कंडक्टिविटी कापा भी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो आपको यहाँ एक रिलेशनशिप याद रखना है कि डाइल्यूशन होने पर, डाइल्यूशन जब आपने इंक्रीज करी, आपकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई एंड हेंस आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा भी जो है वो डिक्रीज हो गई। तो ये क्यों डिक्रीज हुई इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे अभी। सो बिकॉज जो कंडक्टिविटी है उसकी डेफिनेशन पे आते हैं। सबसे पहले कंडक्टिविटी होती है कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन का अगर मैं एक 1 सेंटीमीटर क्यूब का एरिया कंसीडर करती हूँ तो इस एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हमें
डिस्कस करना है। तो डाइल्यूशन होने पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर डिक्रीजेस। इस पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर जो आयंस का काउंट था वो घट जाएगा, और घट जाएगा तो हेंस कंडक्टिविटी की भी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के साथ क्या होता है कि उसकी वैल्यू घट जाती है डाइल्यूशन होने पर। बट मोलर कंडक्टिविटी का इसका ऑपोजिट केस होता है। मोलर कंडक्टिविटी में डाइल्यूशन होने पर आपकी मोलर कंडक्टिविटी, जिसको लैम्डा एम से डिनोट करते थे, ये बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आपको एक फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में देखा था, दैट इज लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू वी। के इंटू वी कैसे आया था? मैंने आपको बोला था एक्चुअली तो कापा अपॉन सी होता है लैम्डा एम का फॉर्मूला, बट 1 अपॉन सी को वी कैन राइट इट एज इंटू वी ऑल्सो, हेंस ये आ गया वॉल्यूम। अब देखो आपके पास क्या हो रहा है, जब आप डाइल्यूशन कर रहे हो, डाइल्यूशन करने पे आप वाटर को ऐड कर रहे हो, वाटर को ऐड कर रहे हो तो आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है ओवरऑल सॉल्यूशन का? ये इंक्रीज होगा ना। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो लैम्डा एम भी क्या होगा? ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हेंस लैम्डा एम इंक्रीजेस। ऑल्दो कापा डिक्रीज हो रहा है, बट जो ज्यादा इफेक्ट है वो वॉल्यूम का ज्यादा इफेक्ट कंसीडर किया जाता है, हेंस मोर इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम क्रिएट्स योर लैम्डा एम टू इंक्रीज इन द वैल्यू। तो ये रिलेशनशिप है आपका। जो अब एक इसका मैं रिकॉल कर देती हूँ, मैंने आपको क्या बोला, जब डाइल्यूशन हुई, डाइल्यूशन होने पे आपने वाटर को ऐड किया, वाटर को ऐड करने पे आपका जो कापा था, दैट इज कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो घट जाती है। बट जो आपका लैम्डा एम था, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी, वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये दो रिलेशनशिप आपको डाइल्यूशन के रिस्पेक्ट में याद रखने हैं। चलो, अब जो लैम्डा एम अभी हमने पढ़ा कि लैम्डा एम बढ़ जाता है आपका डाइल्यूशन पे, यहाँ पे दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स का केस अब समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स थे जो आपके नियरली 100% डिसोशिएट हो जाते थे। और हमने पिछली वीडियो में इस बात को डिस्कस किया था कि इस केस के अंदर जो अल्फा था, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये अप्रोक्सीमेटली 1 आता था। 1 आता था बिकॉज सारे, अगर 100 पार्टिकल्स हैं तो 100 ब्रेक हो गए, तो 100 बाय 100 बिकम्स योर 1। दैट इज वाई जो फ्रैक्शन ऑफ ब्रेकेज ऑफ पार्टिकल्स थी वो नियरली 1 के अराउंड होती थी। नाउ सी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज तो कर रही है डाइल्यूशन पे, पर एंड देयर इज अ टेंडेंसी दैट लैम्डा एम अप्रोचेस अ लिमिटिंग वैल्यू एंड इट अप्रोचेस टू जीरो। जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाए तब, मतलब जब आपने बहुत ज्यादा पानी मिला दिया है, तो अब आपका ऐसा केस कंसीडर हो गया है कि आपकी डाइल्यूशन लगभग इनफाइनाइट हो गई है, मतलब उसमें वाटर की क्वांटिटी आपने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी है। ऐसे केस के अंदर आपका जो लैम्डा एम है वो अप्रोच कर जाता है एक लिमिटिंग वैल्यू के ऊपर, मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर अब और वैल्यू क्रॉस नहीं हो सकती। हेंस हम इसको कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसे हम लैम्डा एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस नॉट रिप्रेजेंट कि आप एक लिमिटिंग वैल्यू के ऊपर रीच कर चुके हो जब आपकी डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो चुकी है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये केस जो है वो ओरिजिनेट होता है। जनरली जो इसका लैम्डा एम था वो लैम्डा एम अल्फा लिया गया है। क्यों अल्फा? बिकॉज ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेट किया है। फिर तुमने इसमें पानी डालना शुरू किया, इस बीकर के अंदर आपने बहुत सारा वाटर ऐड कर दिया, और इतना वाटर ऐड कर दिया कि इंफिनिटी तक वो डाइल्यूशन रीच कर गई, मतलब जो डाइल्यूशन थी वो इनफाइनाइट हो गई वैल्यू की, हेंस वो अपनी एक लिमिटिंग वैल्यू रीच कर जाएगी, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज लैम्डा एन नॉट। और इसको बोलते क्या है? इसे बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये वर्ड याद रखना है बिकॉज ये न्यूमेरिकल में इसी तरीके से लिखा होता है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज, आपको एक नंबर दिया होता है, सो लैम्डा एम नॉट से इसको प्रेजेंट करते हैं। चलो, अब इसको ग्राफिकली चेक करते हैं कि ये कैसा ग्राफ प्रेजेंट करेगा। तो देखिए, जब आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था उस केस में मैंने आपको बताया आपका लैम्डा एम कहाँ रीच कर गया, लिमिटिंग वैल्यू रीच कर गया, और उसकी वैल्यू लगभग बन गई लैम्डा एम नॉट बन गई, जहां आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो लगभग 0 हो चुकी है क्योंकि आपने बहुत ज्यादा इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दी है। अगर मान लो आपने HCl में पानी मिलाया है तो
इतना ज्यादा पानी 1 ml में अगर आप 1000 ml पानी मिला देंगे तो उस HCl का कोई रोल ही नहीं रह जाएगा, उस HCl की कॉन्सेंट्रेशन नियरली 0 हो जाएगी और आपकी डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम डिबाय-हक्कल-ऑन-सागर इक्वेशन से डिनोट करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये स्पेशल एक इक्वेशन है जो आपको लैम्डा एम का रिलेशनशिप बताती है। आपका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है, दैट इज लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट ऑफ सी। इसको समझते हैं थोड़ा सा। इसमें ये जो ए है दिस इज सम ऑफ योर कांस्टेंट एंड ये जो सी है दिस इज योर कॉन्सेंट्रेशन। आपको पता है कि लैम्डा एम के केस में कॉन्सेंट्रेशन को मोलैरिटी की टर्म्स में डिस्कस करते हैं, तो बेसिकली ये कोई मोलैरिटी की वैल्यू होगी जो आपके क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगी। अगर मैं इस इक्वेशन को कंसीडर करूं लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी, बिकॉज दिस इक्वेशन रिजेंबल्स योर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जब मैं इसे इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करूंगी मैं इसका एक ग्राफ प्लॉट कर सकती हूँ। अगर आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से ग्राफ प्लॉटिंग आती है वेल एंड गुड, नहीं आती तो सुनिए कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर कोई भी इक्वेशन फॉलो करती है मतलब वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में देती है। ठीक है, अब इस केस के अंदर मेरे पास इक्वेशन है लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी। तो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रही हूँ ताकि मैं ऊपर वाली इक्वेशन से इक्वेट कर सकूं। तो मैं माइनस ए अंडर रूट सी को आगे ले रही हूँ और यहाँ पे प्लस लैम्डा एम नॉट को मैंने पीछे लिया, मतलब इस टर्म को मैंने आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, साइंस मैंने सेम रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अब आप यहाँ रिलेशनशिप क्या देख पा रहे हैं? वाई एक्सिस पे कौन सी वैल्यू आ रही है? आ रही है लैम्डा एम, इसलिए मैंने अपनी वाई एक्सिस पे किसको प्लॉट कर दिया? लैम्डा एम को प्लॉट कर दिया। एक्स के साथ कौन रिजेंबल कर रहा है? अंडर रूट सी, इसलिए एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया अंडर रूट सी। अब ये एम कहलाती है स्लोप। अब इस केस के अंदर स्लोप मुझे दिखाई दे रही है माइनस ए। ठीक है, माइनस का मतलब है कि अब ग्राफ ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, अब ग्राफ का डाउनवर्ड फॉल होगा। हेंस ये ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है। स्ट्रेट लाइन का कर्व है इसलिए लाइन स्ट्रेट रहेगी। और ये जो लैम्डा एम नॉट है दिस इज प्रेजेंटिंग सी। सी को बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि ग्राफ जिस पॉइंट से शुरू हो रहा है वो पॉइंट क्या प्रेजेंट कर रहा है। तो इस केस में सी की जगह पे लैम्डा एम नॉट है, इसलिए हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट जहां से ये ग्राफ शुरू हुआ है इसे हमने लैम्डा एम नॉट को कंसीडर कर लिया है। सो हेंस आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि इस इक्वेशन का नाम क्या है, दैट इज डिबाय-हक्कल-ऑन-सागर इक्वेशन। ये आपका एक थ्योरी का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में लैम्डा एम को समझा दो और उसका ग्राफ बना के दे दो। तो समझाने में आप क्या समझाएंगे कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अप्रोच कर जाती है 0, डाइल्यूशन हो जाती है इनफाइनाइट, इसलिए लैम्डा एम नॉट के बराबर हो जाता है। इसे हम डिबाय-हक्कल-ऑन-सागर इक्वेशन से समझाते हैं जो कि ये इक्वेशन है, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी, और फिर आप ग्राफ बना के दे देंगे। ये आपका 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। नाउ अगली बात हमने करनी है वीक इलेक्ट्रोलाइट में। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था इसका जो अल्फा होता है दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये लेस देन 1 होता है। बिकॉज अगर आपने 100 पार्टिकल्स डिसोशिएट करने हैं वो 100 में ब्रेक नहीं होंगे, उसके 40 या 50 पार्टिकल्स ही होंगे जो ब्रेक हो पाएंगे। हेंस अगर मैं 50/100 का फ्रैक्शन करूं तो दैट डजंट कम्स टू बी 1, वो वैल्यू 1 से कम आती है। हेंस यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू इज लेस देन 1. Okay, now वीक इलेक्ट्रोलाइट लेसर एक्सटेंट पे डिसोशिएट करते हैं, अभी समझा दिया मैंने आपको। लैम्डा एम की जो वैल्यू आती है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस से वीक इलेक्ट्रोलाइट में लोअर आती है। लोअर आने का यही रीजन है क्योंकि वो जो उसका अल्फा है वो लेस देन 1 है। Now, the number of ions furnished by the electrolyte in the solution depends on degree of dissociation. Degree of dissociation alpha, ये इस पे डिपेंड करती है कि आपकी जो वैल्यू आने वाली है, कितने आयंस आपके ब्रेक होने वाले हैं, वो कितने होने वाले हैं और आपका लैम्डा एम कितना आने वाला है। ठीक है, तो अल्फा और लैम्डा एम रिलेटेड है बेसिकली, ये बात कह रहे हैं यहाँ पे। अब कैसे रिलेटेड है?
अब देखो बेटा, अब क्योंकि यहाँ पे सारे आयंस डिसोशिएट नहीं हुए, हेंस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थी अल्फा, ये कह रहा है जैसा आपका लैम्डा एम बढ़ेगा आपका अल्फा ऑब्वियसली बढ़ेगा। ये मैंने अभी आपको स्टोरी स्टार्टिंग में ही क्लियर करी कि जितना ज्यादा डिसोसिएशन होता है उतना ज्यादा लैम्डा एम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमने डाइल्यूशन करते जब हैं तब उसके अंदर आयंस इंक्रीज हो जाते हैं। तो अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा को फाइंड कर लेते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग के केस में जो अल्फा था वो तो 1 था, बट वीक के केस में वो लेस देन 1 है। तो वो लेस देन 1 की वैल्यू पता कैसे लगेगी आपको? वो पता लगेगी विद द रिलेशनशिप दैट इज लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम सी मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में उसका लैम्डा एम कितना था, डिवाइडेड बाय जब आपने उसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दी तो वो बन गया लैम्डा एम नॉट। तो उस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसका लैम्डा एम कितना था। अगर इन दोनों मोलर कंडक्टिविटीज को आप डिवाइड कर देंगे आपको ये पता लग जाएगा कि कितना डिसोसिएशन हुआ है आपके पर्टिकुलर पार्टिकल का। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये आपके डिबाय हक्कल ऑनसागर इक्वेशन को फॉलो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू है वो 1 अप्रोच नहीं करती है। तो यहाँ पे आपका ग्राफ थोड़ा सा बदल जाता है। ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की बजाय यहाँ पे एक मुड़ा हुआ ग्राफ हो जाता है, कर्व्ड लाइन ग्राफ हो जाता है। देखो बनाना ग्राफ उन्हीं दोनों वैल्यूज के बीच में है, लैम्डा एम और अंडर रूट सी के बीच में, बट ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो नहीं करता, ये एक कर्व्ड लाइन की फॉर्म में आपको ग्राफ जो है वो ऑब्टेन होता है। और इस पर्टिकुलर केस में अल्फा को आप लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट से फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज होता है। और थ्योरी के लिए आपको अब क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का आएगा तो वो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के डाइल्यूशन के बारे में पूछेगा और आपको दोनों के ग्राफ प्लॉट्स करने के लिए बोलेगा। तो इस तरीके से ये एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन थ्योरी का भी बनता है और यहां से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। इवन डिबाय हक्कल ऑनसागर इक्वेशन जो थी आपकी लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी, इससे भी आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। इवन आपकी एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, शायद वो फर्स्ट ही एग्जांपल है, जिसमें वो इस लैम्डा एम नॉट को फाइंड करवाता है। पहले उन वैल्यूज को वो ग्राफिकली आपसे प्लॉट करवाएगा एंड हेंस फिर वो आपसे पूछेगा कि लैम्डा एम नॉट और जो इसकी स्लोप आई थी माइनस ए, तो आप ए और लैम्डा एम की जो है वो वैल्यू दे दीजिए। तो ग्राफ प्लॉट करके ये वैल्यूज आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करते हैं, ग्राफ को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग लैम्डा एम और अंडर रूट सी के बीच का ग्राफ था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने डिबाय हक्कल ऑनसागर इक्वेशन को फॉलो किया था, हेंस ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ था जो कि ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है विद स्लोप माइनस ए, और इसका जो इंटरसेप्ट है वो लैम्डा एम नॉट होता है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये आपका इस तरीके से कर्व्ड लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को ये फॉलो नहीं करता है। तो ये एक इसका समरी थी। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड राश लॉ। ये लॉ क्या बोलता है? मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा एम, इसकी आपने कर दी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब आपकी कॉन्सेंट्रेशन अप्रोच हो गई 0 पे और आपकी जो डाइल्यूशन है वो इंफिनिटी पे रीच कर गई, मतलब वी हैव रीच्ड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम नॉट। For a given salt can be expressed as the individual contribution of the ions in the electrolyte। आपके उस सॉल्यूशन में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सब कॉन्सेंट्रेशन जो है उनकी प्लस अगर आप करेंगे तो वो आपके लैम्डा एम में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। आप कोई भी आयन नहीं छोड़ सकते, चाहे वो वाटर के आयन्स हैं चाहे वो किसी पार्टिकल के आयन है, आपको सारे आयन्स की कंट्रीब्यूशन को टोटल ऐड कर देना है एंड दैट विल गिव यू योर फाइनल आंसर फॉर मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम। ये आपका कोरलाश लॉ जो है वो समझाता है। इसके फॉर्मूला को डराइव करते हैं, कैसे आया इसका फॉर्मूला? देखो मान लो कि आपके सॉल्यूशन में 2 पार्ट्स हैं, एक पॉजिटिव हिस्सा है जिसको कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव आयंस हैं जिसको हम एनायंस बोलते हैं। तो अगर आपके कैटायंस जो प्रेजेंट हैं वो मोलर कंडक्टिविटी जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो हो जाएगा लैम्डा प्लस। अब बिकॉज ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन थी इसलिए हमने इसको लैम्डा प्लस नॉट लिखा। एनायंस जो हैं वो लैम्डा माइनस का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं आपकी मोलर कंडक्टिविटी का, बट बिकॉज ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे था इसलिए हमने यहाँ पे एक नॉट को लिख दिया। ठीक है, अब आप आयंस को काउंट करिए कि लैम्डा एम कितने आयंस कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। मान लीजिए म्यू प्लस आयंस हैं,
म्यू प्लस मतलब एक डिजिट होगी कि आपके 100 आयन है, 200 आयन है, कितने आयन्स है। तो म्यू प्लस आयन्स हो गए टोटल कैटायंस, जितने भी नंबर ऑफ कैटायंस उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। और लैम्डा म्यू माइनस हो गया जितने भी एनायंस आपके सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर आपके कैटायंस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लैम्डा प्लस नॉट और ये टोटल काउंट में म्यू प्लस है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको क्या देगा, ये आपको टोटल मोलर कंडक्टिविटी देगा जो कि आपके कैटायंस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सिमिलरली इस सॉल्यूशन में एनायन भी होंगे, एनायन एक एनायन कंट्रीब्यूट कर रहा है लैम्डा एम माइनस, और टोटल एनायंस कितने हैं, टोटल एनायंस हमने मान लिए म्यू माइनस है। तो ये टोटल मोलर कंडक्टिविटी हो गई जो कि आपके एनायंस का कंट्रीब्यूशन है। तो अब सॉल्यूशन में तो दोनों चीजें हैं, कैटायंस भी हैं एनायंस भी हैं, तो इसलिए इस वैल्यू को आप इस वैल्यू से जब प्लस कर देते हैं, यही तो कोलराश लॉ की आपकी डेफिनेशन थी कि दोनों कैटायंस और एनायंस जितने भी हैं सबका कंट्रीब्यूशन ऐड करना है और वो टोटल मोलर कंडक्टिविटी बनेगा। तो इन दोनों का एडिशन विल गिव यू लैम्डा एम नॉट, दैट इज द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ योर सॉल्यूशन। ठीक है, इसको मैं एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ और ज्यादा। देखिए इसके अंदर क्या है, आपके पास मान लो HCl का एक सॉल्यूशन है। HCl का जो सॉल्यूशन है इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, इसमें H पॉजिटिव आयन है और इसके अंदर आपके Cl नेगेटिव आयन है। तो जब आपके H पॉजिटिव आयन है, ये कितने हैं काउंट में, एक ही दिख रहा है ना HCl में, तो हेंस इसका म्यू पॉजिटिव वैल्यू हो गई 1 और म्यू नेगेटिव की वैल्यू हो गई 1, बिकॉज क्लोरीन भी 1 है और H पॉजिटिव भी कितने हैं, ये भी 1 है। अब ये मैंने आपको समझा दिया कि म्यू प्लस और म्यू माइनस कैसे निकालते हैं। MgCl एक और एग्जांपल है। MgCl में आपको क्या दिख रहा है, एक मैग्नीशियम का आयन है, एक मैग्नीशियम का आयन मतलब म्यू प्लस की वैल्यू हो गई 1। और क्लोरीन Cl2, कितने क्लोरीन्स है, 2 Cl नेगेटिव इसके अंदर प्रेजेंट है, हेंस जो म्यू माइनस हो गया वो हो जाएगा 2। तो इस तरीके से म्यू प्लस और म्यू माइनस की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब हम इसको अप्लाई करना सीखते हैं कोरलाश लॉ में। नाउ फॉर NaCl, NaCl के लिए आपके पास आपका म्यू प्लस कितना हो गया, म्यू प्लस हो गया 1, बिकॉज यहाँ पे सोडियम आयन कितना है, 1 है। और क्लोराइड Cl माइनस ये कितना है, ये भी 1 है। तो हेंस आपके पास म्यू प्लस भी 1 है और म्यू माइनस भी 1 है। मैंने आपको लैम्डा एम नॉट का क्या फॉर्मूला बताया था अभी, म्यू प्लस ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ प्लस वाला जो पार्ट है, इस केस में जो प्लस वाला पार्ट है वो Na पॉजिटिव है, प्लस अब नेगेटिव वाले को लेते हैं, दैट इज म्यू माइनस इंटू लैम्डा नॉट ऑफ माइनस जो कि यहाँ पे क्लोराइड आयन है। अब म्यू प्लस आपने यहाँ चेक किया, आपके पास 1 था और ये आ गया आपका लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव, प्लस म्यू माइनस है आपका 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। ये वैल्यूज जनरली आपके क्वेश्चंस के अंदर आपको दी होंगी, आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे, ऐड करेंगे एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर फॉर लैम्डा एम नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोरलाश लॉ में अप्लाई हो जाता है। अगला एक और एग्जांपल MgCl2 के साथ ये एग्जांपल लिया है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि Mg कितने हैं, ओनली 1 Mg, तो यहाँ पे जो म्यू प्लस है वो कितना हो गया, 1 हो गया। और क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन 2 है नेगेटिव आयंस, तो आपका म्यू माइनस कितना हो गया, ये 2 हो गया। अब आपको कोरलाश लॉ का क्या फॉर्मूला था, लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू म्यू प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ पॉजिटिव पार्ट प्लस म्यू माइनस ऑफ लैम्डा एम नॉट ऑफ योर नेगेटिव पोर्शन। ठीक है, तो अब म्यू प्लस इस केस में अभी हमने बात करी 1 था और लैम्डा एम जो आएगा वो किसका आएगा, मैग्नीशियम का आएगा, क्योंकि मैग्नीशियम इसमें पॉजिटिव हिस्सा है। प्लस ये जो म्यू माइनस है इसकी कितनी वैल्यू थी, 2 एंड लैम्डा नॉट ऑफ व्हाट, क्लोराइड आयन। तो यहाँ आप इन दोनों की वैल्यूज आपके न्यूमेरिकल में जो दी होगी वो पुट करेंगे और आपके पास आपका लैम्डा एम नॉट जो है वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, और एक थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल में जाते हैं, दैट इज Al2SO4 थ्राइस। अब यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, सो दिस इज म्यू पॉजिटिव आ गया यहाँ पे 2। और यहाँ पे आपको सल्फेट आयन SO4 2 माइनस, ये आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, ये है 3 आयंस, ये 3। देखो ये चार्ज नहीं लेना होता, ये तो आयन का चार्ज है, आपको ये चेक करना है कि वो काउंट में कितने हैं। तो सल्फेट आयन कितने हैं, 3 है, हेंस योर म्यू माइनस इज 3।
तो आपका देखो ये फॉर्मूला बन गया, म्यू प्लस की जगह 2 पुट कर दिया और म्यू माइनस की जगह 3 पुट कर दिया। पॉजिटिव वाला आपका एल्यूमिनियम का हिस्सा था, नेगेटिव वाला आपका सल्फेट आयन था, इनको प्लस कर दिया, ये आपका लैम्डा एम नॉट कैलकुलेट हो गया। तो अब वैल्यूज दी होंगी आपको एल्यूमिनियम और सल्फेट की क्वेश्चन में, वो पुट करेंगे और यहां से आपका लैम्डा एम नॉट जो है वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, सॉल्यूशन की फॉर्म में भी क्वेश्चन दिया होता है। मान लो आपको बोला है कि एसिटिक एसिड है और ये आपने वाटर के अंदर ऐड किया। अब इसके अंदर काफी सारे आयंस हैं, इसके अंदर आपका एसिटेट आयन है, H पॉजिटिव आयन है, और वाटर से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन है। तो इस केस में जब आप लैम्डा एम नॉट निकालोगे आपको चारों का प्लस करना पड़ेगा। दैट इज आप यहाँ पे प्लस करेंगे म्यू पॉजिटिव, किसका, हाइड्रोजन का। दो तरीके की हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां से आई है, एक यहां से आई है, ऑफ लैम्डा एम नॉट ऑफ H पॉजिटिव। मान लो ये H पॉजिटिव वाटर का है, इसमें आप प्लस कर देंगे H पॉजिटिव जो एसिटेट आयन से आया है, तो म्यू प्लस लैम्डा एम नॉट H पॉजिटिव जो किससे आया है, CH3COOH से आया है, प्लस अब इसमें माइनस वाले पार्ट्स प्लस करो, दैट इज म्यू माइनस लैम्डा एम नॉट किसका, CH3COO नेगेटिव का, प्लस म्यू माइनस ऑफ लैम्डा एम ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो अब ये चार वैल्यूज हो गई, सबको पुट करोगे और आपका लैम्डा एम नॉट आ जाएगा। तो चेक कर लेना है क्वेश्चन में कितने पार्टिकल्स आयंस दे रहे हैं, और सारे आयंस का टोटल आपको लैम्डा एम नॉट, टोटल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन देगा। और यही है आपका कोरलाश लॉ कि हर इंडिविजुअल पार्टिकल कंट्रीब्यूट करता है मोलर कंडक्टिविटी में। यही इसकी डेफिनेशन है जो कि आपको याद करनी है। ठीक है, अब कोरलाश लॉ की क्या क्या एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशन अभी मैंने आपको ये एसीटेट आयन की बताई, ये आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन में आपकी वैल्यूज को फाइंड करने में, लैम्डा एम नॉट की वैल्यू को फाइंड करने में यूज होता है। बिकॉज जब आप इनको ब्रेक कर देंगे, इनको प्लस कर देंगे, ये आपको टोटल लैम्डा एम नॉट जो है वो प्रोवाइड कर देगा, पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन ये है कि ये आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने में मदद करता है, जो कि मैंने आपको ये फॉर्मूला ऑलरेडी समझा दिया है कि अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जो लैम्डा एम नॉट है इसको आप कोरलाश लॉ से फाइंड करके, इस वैल्यू को यहाँ पुट करके आपसे अल्फा भी पूछा जा सकता है कि फाइंड करके दो। तो अगर तुम्हें कोरलाश लॉ आता है उससे लैम्डा एम नॉट निकलेगा, लैम्डा एम सी आपको क्वेश्चन में जनरल दिया होगा, दोनों वैल्यूज को डिवाइड करोगे तो ये आपको अल्फा फाइंड करने में भी यूज हो रहा है। हेंस कोरलाश लॉ से अल्फा कैलकुलेट होता है, तो ये इसकी कैलकुलेशन एक एप्लीकेशन हो गई। थर्ड इज, अब अगर आपके पास अल्फा कैलकुलेट हो गया जो कि आपने कोरलाश लॉ को अप्लाई करके निकाला था, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। अब अगर आपको क्लास 11th का इक्विलिब्रियम चैप्टर याद होगा तो वहां पे आपने डिसोसिएशन कांस्टेंट के की डेरिवेशन करी थी। अगर आपको क्लास 11th याद नहीं है, नो प्रॉब्लम, मैंने एक वीडियो सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 11th की डाली है, वहां पे मैंने इसकी पूरी डेरिवेशन आपको पार्ट 5 के अंदर समझाई सॉरी पार्ट 5 के अंदर समझाई है। तो वहां जाके आप इस डेरिवेशन को देख सकते हैं कि ये के का फॉर्मूला ये कैसे बनता है। सो के इज सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। एंड अगर आपने इस अल्फा को, इस लैम्डा एम नॉट जो कि कोरलाश लॉ से निकला, उससे अल्फा निकला, और अल्फा को जब आप यहां पुट कर देंगे तो आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट भी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपको कोरलाश लॉ ने डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकालने में मदद करी, हेंस इट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन। रिलेशनशिप्स हैं, कुछ नहीं है, फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला दूसरे में पुट हो रहा है। एंड वन ऑफ द मोर एप्लीकेशन, लास्ट एप्लीकेशन है ये, कि आपको सॉल्युबिलिटी भी फाइंड करने में मदद करती है। देखो, जो आपके सॉल्ट्स होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, मतलब जो पानी में जाने के बाद 100% नहीं टूटते, बहुत थोड़े एक्सटेंट पे ब्रेक होते हैं, लाइक AgCl, PbSO4, BaSO4, ये हल्के से ही पानी में टूटते हैं, 100% डिसोसिएशन नहीं देते। हेंस अगर आप इनकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी कर देते हैं तो उस केस के अंदर आपकी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्युबिलिटी को अप्रोच कर जाती है, उसके बराबर हो जाती है। अब देखो, लैम्डा एम नॉट का एक फॉर्मूला हमने पार्ट 1 वाली वीडियो में पढ़ा था, दैट इज लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू के अपॉन सी। और मैंने आपको बोला था सी का मतलब होता है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी को मैं ऐसे रिप्लेस कर सकती हूँ के अपॉन एम, दैट इज मोलैरिटी। और अगर मोलैरिटी में वॉल्यूम
मिलीलीटर में दिया होता है तो हमें पता है हम एक 1000 से मल्टीप्लीकेशन देते हैं, बिकॉज मोलैरिटी लीटर में कैलकुलेट होती है। हेंस अगर आपको मोलैरिटी फाइंड करने के लिए वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया है, उस केस में आप एक 1000 से मल्टीप्लीकेशन देंगे। तो ये ही फॉर्मूला जो है ये यहाँ पे लिखा गया है, दैट इज लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू के अपॉन मोलैरिटी इंटू 1000। और अभी मैंने आपको बताया स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स में क्योंकि वो अच्छे से ब्रेक नहीं होते तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्युबिलिटी के बराबर मानी जाती है। तो इसलिए मोलैरिटी की जगह हम यहाँ पे रिप्लेस कर दे रहे हैं टर्म को, दैट इज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये बन गया कापा अपॉन सॉल्युबिलिटी इंटू 1000। सॉल्युबिलिटी को इधर ले गए, लैम्डा एम नॉट को इधर ले आए, तो यहां से आपको सॉल्युबिलिटी की भी वैल्यू फाइंड करने में मदद कर दी आपके कोरलाश लॉ ने, बिकॉज ये लैम्डा नॉट कहां से आएगा, ये लैम्डा एम नॉट आपका कोरलाश लॉ से आएगा। मान लो अगर BaSO4 का क्वेश्चन है तो लैम्डा एम नॉट कैसे निकालोगे उस केस के लिए, उसमें आप बोलोगे म्यू पॉजिटिव है 1, म्यू माइनस सल्फेट आयन भी है 1, हेंस इट इज म्यू प्लस ऑफ लैम्डा ऑफ Ba2 पॉजिटिव प्लस म्यू माइनस लैम्डा नॉट ऑफ योर SO4 2 माइनस। इन दोनों को प्लस करके आपके पास आ जाएगा लैम्डा नॉट एम BaSO4 का, उस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर देंगे इस जगह पे, के से डिवाइड करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको सॉल्युबिलिटी की वैल्यू पता लग जाएगी। तो ये कुछ तरीके थे जो आपको कोरलाश लॉ का हेल्प करके हमने दूसरे फॉर्मूलाज में इसको रीज्वाइन किया। तो ये फॉर्मूलाज आप याद कर लीजिए, थ्योरी इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। इसकी थ्योरी में आज की वीडियो में जो मैंने बात करी, आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट है प्लस ग्राफ, वीक इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट है प्लस इट्स ग्राफ, कोरलाश लॉ की डेफिनेशन प्लस इट्स फॉर्मूला, और आपको कोरलाश लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। और ये हमने अभी जितने फॉर्मूलाज यहाँ पे इसकी रिलेशनशिप में देखे, एक अल्फा का दैट इज लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट, ये यूज होगा। आपका के फाइंड करने में यूज होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी फाइंड करने में ये आपको यूज होगा। So that was all about this particular part. Next part में हम electrochemical cells को discuss करेंगे. So stay tuned. That was all for today. Thank you so much. Happy learning. Take care and bye bye.